Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. जैसा आप सभी को पता है कि हाफ ईयरली की मैराथन चल रही है। आप मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हैं रात को 8 बजे अकाउंटेंसी की क्लास में और 6:15 बजे आज से हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी शुरू कर रहे हैं, वो भी लाइव फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन देयर अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। इकोनॉमिक्स के हम लोगों ने 15 के 15 चैप्टर अपलोड कर रखे हैं। सेम कंटेंट है, सेम चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स में कुछ चैप्टर्स रह गए थे जिसको हम अभी यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी डिमांड थी कि चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 हम पहले पोस्ट करें, तो हम चैप्टर नंबर 8 आपके लिए इस वीडियो में लेकर आने जा रहे हैं। हम आप सभी के लिए वन शॉट कंटेंट लेकर आए हैं जिससे आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जा सके। बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी इस स्लाइड में जो मैं नोट्स लेकर आया हूं वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो जाओ और डाउनलोड करो हमारा एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आपको प्रिपेयर करना है, लाइव प्रिपरेशन चाहिए एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल के साथ, तो टाइटन्स के कोर्स में आप ज़रूर इनरोल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहला, अब देखो बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो ड्यूली हम स्किप करते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कराने जा रहा हूं। अब जरा देखते हैं मेरी जान, ये चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जैसा हम बोले ना, ये चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? नाम में ही है चार्टर्ड। अरे सर हमने तो चार्टर्ड प्लेन सुना था सर। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी चिड़िया का नाम है? आओ जरा देखते हैं, काफी पुराने जमाने की बात पर ले चलते हैं। कंपनीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉयल चार्टर। अच्छा, यूके में होता होगा ऐसा। और अंडर अ स्पेशल ऑर्डर ग्रांटेड बाय अ किंग और क्वीन आर नोन एज चार्टर्ड कंपनीज। जहां पे मोनार्की सिस्टम हुआ करता है, जहां पर किंग और क्वींस होते हैं, वो रॉयल चार्टर एक स्पेशल एक्ट के थ्रू कंपनीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग चार्टर्ड कंपनीज। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। सच कंपनी एंजॉयज एक्सक्लूसिव पावर्स एंड प्रिविलेजेस। सच कंपनीज कैन बी सेट अप ओनली इन द कंट्रीज हैविंग अ सिस्टम ऑफ मोनार्की। मतलब राजा रानी वाला जहां पर रूल होता है वहीं पर चार्टर्ड कंपनीज बन सकती हैं। क्या चार्टर्ड कंपनीज क्या होती तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर तुम इंग्लैंड में होते तो वहां पर तुमको ऐसी कंपनीज बनने को देखी जा सकती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप ऑफ कंपनी पर आते हैं जो कि है स्टैट्यूटरी कंपनी। अब ये स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या? कुछ स्टैट्यूटरी मतलब कुछ तो लीगल टर्म यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? आओ जरा देखते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन या स्पेशल एक्ट पास कराया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी का दर्जा देते हैं। लिखा क्या है? सच अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास थ्रू पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स एज द केस मे बी। द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ सच कंपनी आर डिफाइंड बाय द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना है यूनिवर्सिटीज। पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू हमारे देश में बनी है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, मतलब क्या बना है? LIC हमारे उस चीज के पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनी है। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ICAI भी हमारे पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना है और सेबी भी पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती हैं तुम्हें समझ में आ गई? जिसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। क्या सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है कि नहीं? चलें आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनीज के ऊपर आते हैं, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अब रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? वो सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 1956 या अब वो रिवाइज करके हो गया है 2013, उसमें रजिस्टर्ड हो, उन सारी कंपनीज को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। बात समझ में आ रही है? वो सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं उसको हम लोग रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं। आओ जरा देखते हैं। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तुम्हें पता है कंपनीज एक्ट पहले 1956 का था, अब ये रिवाइज होकर 2013 का हो गया। ठीक है बेटा जी। इज कॉल्ड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। सच कंपनीज आर मोस्ट कॉमन इन प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा इसी तरह की कंपनीज होती हैं। कुछ रजिस्टर्ड कंपनी की आपको बता देते हैं 3 टाइप्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स,
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये तीन तरह की टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो आपको यहां पर समझ में आना चाहिए अंडर रजिस्टर्ड कंपनीज। इसको हम लोग डिटेल में भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। चले बढ़े आगे। आगे आते हैं सबसे पहली केस में ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। पहली कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है भाई? देखो, इन दिस टाइप ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब कहना क्या चाहते हैं, मान लेते एक कंपनी है, उसमें मैंने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मेरी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितने की होगी? जितना पैसा मैंने उस कंपनी में लगा रखा है। मतलब जितने रुपए के शेयर्स हम उस कंपनी में होल्ड करते हैं उतनी ही लाइबिलिटी है सिर्फ मेरी। बात समझ पे आ रही कि नहीं आ रही है? इन केस अ मेंबर हैज पेड द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ही ओन्स नो फर्दर लाइबिलिटी टू द कंपनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का टॉपिक समझ में आ गया। जितना पैसा मैंने किसी कंपनी में लगाया है मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी उतने की ही होगी। चले बेटा जी आगे बढ़े। अगली टाइप ऑफ कंपनी आती कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये गारंटी क्या है? यहां पर एक टर्म आ गया ना, गारंटी क्या है? आओ जरा देखते हैं। इन सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू सच अमाउंट एज दे अग्री टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाउंड अप नहीं लिखा है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप होगा। अब क्या बताएं, जैसे मैंने एक कंपनी खोली और मैंने बोला इस कंपनी में मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊंगा। मैंने कंपनी को गारंटी दी है कि मैं इसमें कितना पैसा लगाऊंगा? 100 करोड़ रुपए लगाऊंगा। तो मेरी लायबिलिटी कितने की हो गई? 100 करोड़ रुपए की हो गई भाई। तो उसे बोलते हैं लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आगे सुनो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, ये मेंशन है सेक्शन 25 में, काफी इंपॉर्टेंट बात है। कंपनीज आर यूजुअली सेट अप टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, फिलॉन्थ्रफी और एनी अदर यूजफुल पब्लिक ऑब्जेक्टिव एंड हैव टू डिप्लॉय प्रॉफिट और अदर इनकम टू फर्दर दीज एम्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स इज प्रोहिबिटेड। अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज भी आती हैं जिसको हम लोग सेक्शन 25 कंपनीज बोलते हैं, जो कि स्टैब्लिश ही की जाती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, नहीं किसी पब्लिक के अच्छे एम के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मतलब कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, जितना पैसा भी आपके ऊपर आएगा ड्यू वो आपको देना पड़ेगा। इट इज अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज अनलिमिटेड एंड एक्सटेंड्स टू हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। जैसे बोलते नहीं है कि कंपनी ने बहुत बुरा कर दिया है, कंपनी के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, बहुत सारा क्लेम है, बहुत सारा लोन है, तो प्रोप्राइटर के या ओनर के पर्सनल असेट्स भी अटैच कर दिए जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें तुम्हारा घर जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी द मेंबर्स आर पर्सनली लायबल टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी इन द प्रपोर्शन टू देयर इंटरेस्ट। सच अ कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी तुम्हें समझ में आ गई है कि वो कंपनी जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कोई परेशानी आती है तो ओनर के, मेंबर के पर्सनल असेट को भी अटैच कर दिया जाएगा उस लायबिलिटी को चुकाने के लिए। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हमें बताई गई हैं। तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली है होल्डिंग कंपनी। अब मेरी जान, ये होल्डिंग कंपनी क्या होता है आओ समझो। अ कंपनी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द मीडियम ऑफ अनदर कंपनी either holds more than half of the equity share capital of another company or controls the composition of board of directors of some other company। जैसे कि मैं बोलूं, मान लेते हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया काम करने लगे, हमारी कंपनी है ओबीजी एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो अब हमारी कंपनी ने लेट्स से टाटा मोटर्स के अंदर 50% इक्विटी ओन कर ली। तो मैं बोल सकता हूं कि टाटा मोटर्स की होल्डिंग कंपनी ऑब्सेशन है। मतलब है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन बड़ी बात सोचने पर भी, जैसे जाकिर खान बोलते हैं ना भाई, बड़ा सोचते रहना चाहिए, कब भगवान बैठा हो और बोल दे आपको तथास्तु। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? किसी दूसरी कंपनी में या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन आपके हाथ में आ जाए या दूसरी कंपनी के 50% स्टेक आपके हाथ में आ जाए तो आप कहलाने लग जाएंगे होल्डिंग कंपनी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़े। अगला है सब्सिडरी कंपनी। अब ये सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? इट इज अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी called holding company holds more than 50% of the total shared capital or more than 50% of total voting power or controls the composition of board of directors। अब जैसे अगर मैंने टाटा कंपनी के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर 50% हिस्सेदारी रख ली तो वो मेरे लिए कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी, और टाटा मोटर्स के लिए मैं क्या कहलाऊंगा? होल्डिंग कंपनी।
बात समझ में आ रही है? या तो 50% ओनरशिप रख लो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने कब्जे में रखो, अपने हाथ में रखो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर। अब मेरी जानिए गवर्नमेंट कंपनी कौन सी चिड़िया का नाम आ गया? इट इज अ कंपनी इन विच 51% or more of the paid up share capital is held by the central government or more by the state government. It may be partly or wholly owned by the government. A company which is subsidiary of government company is also considered a government company. बात समझना, किसी भी कंपनी में अगर 51% हिस्सा किसी भी सरकार का हो जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो कहलाता है गवर्नमेंट कंपनी। बात समझ में आ रही है? ऐसे कंपनी है, सुना होगा तुमने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, तो वो किसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। काय को गवर्नमेंट कंपनी है? क्योंकि उसका 51% हिस्सा किसके पास है? सरकार के पास है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी और ज्यूरिसडिक्शन। एक है हमारी नेशनैलिटी के बेसिस पर टाइप्स ऑफ कंपनीज का अगर हम लोग डिवीजन करें, तो पहला है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी होगी? जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई है। इंडियन कंपनी, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज नोन एज एन इंडियन कंपनी। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, मतलब भारत के किसी एक्ट के द्वारा जो 2013 में आया है, उसके थ्रू अगर रजिस्टर्ड हुई है तो वो इंडियन कंपनी है, और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। मतलब वो इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होनी चाहिए, भारत के अंदर होनी चाहिए, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी भारत में ही होना चाहिए, तब वो कहलाएगी इंडियन कंपनी। अब आते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर। फॉरेन कंपनी कौन सी होगी? आओ जरा फटाफट से देख लो। A foreign company means any company or board or body corporate incorporated outside India. मतलब वो सारी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, किसी विदेशी जगह पर रजिस्टर्ड हुई हैं। अब देखो, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ये हमारे देश में बिजनेस तो करते हैं, लेकिन इसका हेड ऑफिस हमारे देश में या रजिस्टर्ड ऑफिस हमारे देश में नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंपनी जिसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, जो कई सारी कंट्रीज में प्रेजेंट है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। अ कंपनी विच हैज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। इट्स ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर स्प्रेड ओवर 2 और मोर कंट्रीज। जैसे इंडिया, जैसे महिंद्रा कंपनी इंडिया में भी है, विदेश में भी अपना सामान बेचती है, विदेश में भी प्रोडक्शन करती है, टाटा भी प्रोडक्शन करती है, अडानीज भी है, अंबानीज भी है। तो ये सब कौन सी कंपनी कहलाएंगी? ये सब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कहलाते हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर होती है। चलें, सबको समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर से कंपनी को डिवाइड किया गया है। पहली कंपनी है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में ट्रांसफर नहीं कर सकती है, मतलब वो अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती है। इनके टर्म में, इनके नाम में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। It means a company which has a minimum paid up capital of 1 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed, and which by its articles of association, articles of association में इसकी सारी जानकारी दे रखी होगी। अभी चल रहा है हमारा प्राइवेट कंपनी। एक सेकेंड, हाँ जी भैया, अभी चल रहा है हमारा प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना? बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है भाई, ठीक है? प्राइवेट कंपनी में देखते हैं, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर्स इफ एनी, मतलब यहां पर एक मेंबर अपना शेयर्स किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द number of its members to 200, excluding members who are or were in the employment of the company, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। मतलब कहना चाहता है कि जितने मेंबर्स हैं, मतलब मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, उसमें ही शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी नए बंदे के नाम पर शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ये अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकते। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्संस अदर देन इट्स मेंबर्स। ये किसी नॉन मेंबर से पैसे भी नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ
डायरेक्टर्स और रिलेटिव से ले सकते हैं। अब आते हैं अगली कंपनी के बारे में बात करने के लिए, जो है पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी के नाम में ना प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होता है, सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। पब्लिक कंपनी की आसान भाषा में बात समझना, ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। मतलब ये आम जनता से पैसे ले सकते हैं फॉर देयर वर्किंग। तो अगर बोले इट मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 lakhs, प्राइवेट कंपनी में था 1 lakh, और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। देखो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं, यहां पर क्या लिखा है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करने जा रहे हैं 1% कंपनी की। बेसिक बात तुम समझना, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने हाथों से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में बेसिक सा डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। अब आते हैं 1% कंपनी। अभी ये 2013 में जो नया कंपनीज एक्ट आया, उसने बोला कि एक आदमी भी कंपनी बना सकता है, उसको एक टर्म ऐड करना पड़ेगा ओपीसी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, अप 1% कंपनी हैज ओनली 1 member, द कंपनीज नेम विल कैरी अ सफिक्स ऑफ ओपीसी। तो मतलब जैसे कि लेट्स से आप शुभम जगदीश ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगा सकते हैं। इसमें एक तुमको बात समझनी पड़ेगी कि ये कंपनी भी मार्केट में शेयर्स अपने नहीं रेज कर सकते। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जिसमें एक आदमी होता है। चलो भैया, हम आने जा रहे हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में यूं बाहें फैलाकर क्वेश्चन आ रहा है, आप तैयार रहिए बेटा। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स। अ प्राइवेट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद 2 members, और पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 7। इन्विटेशन टू पब्लिक, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती शेयर्स को इश्यू करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी दे सकती है। अब आप अगर ये टॉपिक देख रहे हो ना, अगर आप बुक फॉलो करते हो, जैसे मैं बुक फॉलो करता हूँ सीबी गुप्ता, आईएससी में मेजॉरिटी जगह वही फॉलो होती है, तो चैप्टर के लास्ट में पब्लिक और प्राइवेट का एक टैब्यूलर डिफरेंस भी दे रखा है, वो भी पढ़ के जा सकते हो, चल जाएगा। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, पब्लिक लिमिटेड में हो सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सिर्फ प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मिल गया तो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साथ में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी। फिर आप बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट प्रिपेयर टू फाइल इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बट पब्लिक लिमिटेड में अडॉप्ट द मॉडल आर्टिकल्स एज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद का एओए बना सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो पहले से प्रिस्क्राइब नेचर चल रहा है फॉर्मेट का, वो कर सकता है। एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लेस पेपर वर्क होता है एज कंपेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इतनी सी बात जान लो, काम बन जाएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 और पब्लिक लिमिटेड के अंदर मिनिमम 3 होते हैं। कोरम, प्रेजेंस ऑफ 2 members इज एडिक्वेटेड कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सेपरेट इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट मेंटेन सच इंडेक्स इफ इट हैज मोर देन 50 members। अब इतनी सी बात है। मिनिमम कैपिटल प्राइवेट में 1 और पब्लिक में होती है 5। बात समझ में आ रही है? चलो भैया, अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। या तो प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस आपसे पेपर में पूछा जाएगा, या आपसे प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी पूछ जाएंगी। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्राइवेट कंपनी कैन बी स्टार्टेड विद जस्ट 2 members, सिर्फ 2 लोग आओ, मैं और तुम मिलके प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर एज पब्लिक लिमिटेड रिक्वायर्स एटलीस्ट 7 members, 7 आदमी चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए। Private company can start its business immediately after incorporation. Unlike a public company, it is required to obtain certificate of commencement of business. भाई पब्लिक लिमिटेड स्टार्ट करना मुश्किल होता है, प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करना आसान होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू और फाइल प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो शेयर्स इश्यू करते समय हमको चाहिए होता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को तो डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। और लिखा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नाइदर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग नॉट टू फाइल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। मतलब पेपर वर्क कम है, मीटिंग्स करना
मैंडेटरी नहीं है। आप कोई भी 5-6 पॉइंट प्रिपेयर करके पेपर में जा सकते हो और एज इट इज आप ये मेरे एक्सक्लूसिव नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो, विच इज फ्री फॉर एवरीबडी बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अ प्राइवेट कंपनी कैन डायरेक्टली अलॉट शेयर्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वैसे 1 लाख रुपीज ही है अगर मैं बात करूं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर कभी भी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है ना, तो मान लो वो 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू करना चाहती है, तो कम से कम 90% शेयर्स उसके मार्केट में बिकने चाहिए। प्राइवेट के साथ ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट कैन हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स वेयर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, तो ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं पब्लिक लिमिटेड में। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑफर न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पहले शेयर्स आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचने पड़ते हैं, इसको प्रीएम्प्टिव राइट बोलते हैं, क्लास 12 में पढ़ोगे आप लोग। इट्स डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन, consent to act as a director to take up the qualification, shares need not to be filed with the registrar। अब प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर कोई भी हो सकता है और डायरेक्टर्स में रिटायरमेंट के लिए ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं मेंशन्ड है, अनलाइक इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। प्राइवेट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस कंसर्निंग रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन्स। भैया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक सेट रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 persons पर्सनली प्रेजेंट इज सफिशिएंट कोरम फॉर जनरल मीटिंग, मतलब जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ 2 लोग भी प्रेजेंट होंगे तो चल जाएगा, पब्लिक लिमिटेड में ऐसा नहीं होगा। अब प्राइवेट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग एन इंडेक्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ इट्स मेंबर्स, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, इंडेक्स मैंडेटरी होता है। इंडेक्स क्या होता है उसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब मेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इज नॉट देयर इन द सिलेबस, इसको बढ़िया से क्रॉस कर सकते हो, बढ़िया है, सिलेबस में नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन टॉपिक है भाई। डीमेरिट्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है, वाह भाई वाह, ये सर ऐसा पढ़ाओ, ये आ रहे हैं मजे हमको। फिर मेरिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी भी नहीं है, फिर डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। अरे सर आप धुंधले दिखने लगे हो भाई, अच्छा भाई ऐसी क्या बात है। चलो भाई, मेरिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी नहीं है, डीमेरिट्स भी सिलेबस में नहीं है। वाह सर अब अच्छा लग रहा है, बहुत इतना अच्छा लग रहा है मैं क्या बताऊं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी सिलेबस में नहीं है। हाँ अब अच्छा लग रहा है बहुत। तो भाई ये भी टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसके अंदर आपको कोई भी कंटेंट नहीं दिया है ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके कौन सी चीजें सिलेबस में है, कौन सी चीजें सिलेबस में नहीं है। देन ऑब्जेक्टिव्स एंड नेसेसिटीज भी सिलेबस में नहीं है आपके, तो ये भी आप टॉपिक स्किप करके जा सकते हो अपने एग्जाम में। किसी को स्कूल में पढ़ाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा बाय गिविंग द सिलेबस। देन अगेन मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी सिलेबस में नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात अगले चैप्टर में की हुई है, ठीक है ना भाई, इस चैप्टर में नहीं है। डीमेरिट्स भी नहीं है, अगर मेरिट्स नहीं तो डीमेरिट्स कैसे होंगे सर। चलो भैया चलो, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, ऐसे ही पढ़ाते चलो सर, मजा आ जाएगा। मीनिंग ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज ये सिलेबस में है, ग्लोबल एंटरप्राइज का टॉपिक आपके सिलेबस में है। आओ चलो शुरू करते हैं, ये ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है मेरी जान। भाई अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में है और ये काफी बेहतरीन टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेटा जी, ठीक है ना। ग्लोबल एंटरप्राइज जो बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल होते हैं उनको हम ग्लोबल एंटरप्राइज कहते हैं। आओ जरा एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मर्ज कर दिया जाए तो ये बन जाएगी इसकी डेफिनेशन। आओ देखो, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज जनरली जायंट इन साइज। Some of the multinational corporation own and control assets worth $1 trillion. Their annual sales turnover is more than the gross national product of many small countries. तो सबसे पहली बात क्या है, वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिनका बहुत बड़ा टर्नओवर वगैरह है, बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं, उनको ग्लोबल एंटरप्राइज कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगला, ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैरीज ऑन बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस होती है, जैसे कि कोको कोला एक कंपनी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सब जगह वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है और कई सारे इनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, अमेरिका का हेडक्वार्टर्स अलग, यूरोप का अलग, लाइकवाइज। अगला, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इट इज यूजुअली कंप्लीट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस कंप्राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं, मार्केटिंग भी खुद करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खुद करते हैं और बाकी सारा काम भी ये खुद ही करते हैं। तो सारा काम खुद करते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं।
इंटरनेशनल मैनेजमेंट मतलब एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं है. द असेट्स, स्टॉक ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर. इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बात समझ में आ रही है? तो किसी भी कंट्री में बैठकर ये अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लाइज विद द इंडियंस. ठीक, तो आगे की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस. अगला क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है मेरी जान? आओ देखो. द ऑपरेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. इसका मतलब एक कंट्री में बेस्ट रिसोर्सेज को ये हायर करेंगे, बेस्ट टेक्नोलॉजी से ये अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेंगे, बनाएंगे, और बेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का भी ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं. अगली बात करते हैं सेवरल फॉर्म्स. अब मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेट इन द होस्ट कंट्रीज इन द वेज, जैसे अपनी ब्रांच खोल के काम कर सकते हैं दूसरी कंट्री में, सब्सिडरीज कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर जैसे मारुति और सुजुकी का जॉइंट वेंचर नहीं था अभी तक, वैसे काम कर सकते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स, फ्रेंचाइज या किसी भी तरह लाकर ये दूसरी कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगला होता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. ये करने क्यों आते हैं? ये दूसरी कंट्री में बिजनेस क्यों करते हैं? टू टेक द एडवांटेज ऑफ टैक्स बेनिफिट्स. किसी कंट्री में टैक्स नहीं है, जैसे दुबई में टैक्स नहीं, वहां का बेनिफिट देते हैं. टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, जिस कंट्री में रिसोर्सेज ज्यादा हैं उसका इस्तेमाल करते हैं. टू टेक द एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंसेशन, हो सकता है कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, उसका फायदा उठाते हैं. टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ रेगुलेशंस इन द होम कंट्री. कुछ कंट्रीज में ना पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सख्त नियम है और दूसरी कंट्रीज उतने सख्त नहीं है, तो वहां का फायदा उठाते हैं. टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मेकिंग द यूज ऑफ चीप लेबर. चाइना में सामान बनता है सस्ता, दूसरी कंट्री में बनेगा तो महंगा बनेगा, तो चीप लेबर का फायदा उठाते हैं. एंड टू गेन डोमिनेंस इन फॉरेन मार्केट्स. दूसरी कंट्री में जाकर अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं. तो बात समझ में आ गई, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब फॉर्म्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हल्की हल्की मैं बात बताते चलता हूं. फ्रेंचाइजिंग का मतलब समझते हो? जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स एक कंपनी, आपने उसका एक आउटलेट का फ्रेंचाइज ले लिया. जैसे डोमिनोज का फ्रेंचाइजी इंडिया के अंदर जुबिलिएंट फूड वर्क्स के पास है, तो आपने उसका फ्रेंचाइज ले लिया और आपने सेम डोमिनोज या मैकडी के नाम से अपना आउटलेट खोल दिया. ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? कंपनी खुद ओन करती है और डिफरेंट ब्रांचेस खोलती चली जाती है. जैसे एचडीएफसी बैंक है तो उसने खुद की ब्रांचेस डिफरेंट जगह पर खोल रखी है. हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं. सब्सिडरीज का मतलब क्या है? दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेना, दूसरी कंपनी में 50% होल्डिंग कर लेना और उससे काम करते रहना. जैसे कि मैं बात बताऊं, लेट्स से अगर सुजुकी कंपनी मारुति में 50% का स्टेक रखती है तो मारुति उसके लिए सब्सिडरी बन गई. ठीक है. अगला क्या है? जॉइंट वेंचर, मतलब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं. ऐसे कुछ दिन पहले ना बजाज और कावासाकी मिलकर इंडिया में प्रोडक्ट बनाते थे. मिलकर काम करना जॉइंट वेंचर कहलाता है. लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? अब मेरी एक कंपनी है, मैं एक लाइसेंस दे सकता हूं, जिसके पास भी वो लाइसेंस होगा वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है. ऐसा फोर्ड बहुत करती है. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब काम क्या है? कि मेरा काम है ये लेट्स से कोलिन बनाना, ये मैं खुद ना बनाकर इंडिया में छोटी छोटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं कि मेरे लिए तुम ये कोलिन मैन्युफैक्चर करते रहो, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. अगला क्या है? टर्न की प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ले लेना और खुद परफॉर्म करना. जैसे इंडिया के अंदर L&T, जेपी ग्रुप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सरकार के लेते हैं और खुद परफॉर्म करते हैं. बात समझ में आ रही है? अब रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी सिलेबस में नहीं है. बढ़िया इसको भी तुम स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वो मुझे लगा वो टॉपिक थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों को, फॉर्म्स, इसलिए मैंने बताया. अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि आपके सिलेबस में है, वो है मेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज. सबसे पहला मेरिट क्या है? फॉरेन कैपिटल. विदेश से पैसा आता है. जैसे बोलते हैं ना, हमारे देश में बहुत सारा FDI आ रहा है. अगर टेस्ला आ रही है, इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा रही है, फोर्ड आ रही है, इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा रही है, तो इंडिया में विदेशी करेंसीज आना शुरू हो जाएंगी, जो कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. अगला क्या है? इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ये जो बड़े बड़े ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं ना, ये बड़े लेवल पर काम करते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लग जाती है. तो अगली बात पर आते हैं हम लोग. कहां गया भाई? एक सेकेंड. इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बता दिया. फिर आते हैं, क्या हो रहा है भाई? ये इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल तो डिस्कस कर लिया है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है? हमको पता है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं,
उनके पास ना बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है गुड्स को प्रोड्यूस करने की। तो वो जब हमारी कंट्रीज में आएंगी तो उनके साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी हमारी कंट्री में आएगी, तो हमारी देश भी ग्रो करने लगेगा और नई नई टेक्नोलॉजीज का भी हमको फायदा मिलेगा। मैनेजरियल रिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं उनका लोगों से डील करने का तरीका, जो उनका मैनेजरियल एप्टीट्यूड है वो बहुत डिफरेंट है। वो भी हमारे देश को सीखने को मिलेगा कि कौन सी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। मैंने यहां पर आपको लिखकर भी दिया है ताकि आप एग्जाम में वो लिखकर आ सकते हैं। अगला क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब विदेशी कंपनी हमारे देश में आएगी तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बढ़िया बढ़िया सब लोग पैसे कमाने लगेंगे। आगे की बात करते हैं, फिलिप्स टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब इसका मतलब क्या है? फिलिप्स मतलब दे हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब मान लो हमारे देश में टेस्ला आ रही है, टेस्ला कंपनी अपने वाइपर्स कहां से बनवाएगी? लोकल वेंडर से बनवाएगी। टायर्स कहां से बनवाएगी? लोकल वेंडर से बनवाएगी। पेंट कहां से करवाएगी? लोकल वेंडर से करवाएगी। तो जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके भी ग्रोथ में बूम आ जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हमारे देश के अंदर, तो हम उस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे गुड्स बनाएंगे जो विदेश में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स हैं, आप 3 से 4 तो मिनिमम प्रिपेयर ही कर लेना भाई, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है बेटा? कि बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे कैसे रिसर्च करती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, नए नए चीजें प्रोडक्ट बनाती हैं, उसका भी फायदा डोमेस्टिक कंट्रीज को मिलता है। अगला है इंटरनेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल इकोनॉमी का मतलब क्या? मान लो अभी तक इलॉन मस्क अपनी कंट्री में ही सामान बेच रहे थे, अमेरिका में ही सामान बेच रहे थे, अब वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उनको उस कंट्री की भी डोमेस्टिक मार्केट मिलने वाली है, तो इलॉन मस्क का फायदा है। हमारे देश को भी अलग अलग फायदा है, इलॉन मस्क को भी फायदा है, इसीलिए तो वो आ रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मतलब एक मार्केट से निकलकर दूसरी मार्केट में जाना और अपने प्रोडक्ट को कई जगह जाकर बेचना इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? जब विदेशी कंट्री के कुछ हाई एंड प्रोडक्ट हमारे देश में आएंगे तो हमारे देश अच्छा प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लगेगा, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? चलें आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं इनके डीमेरिट्स के ऊपर, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो डू नॉट वरी, आराम आराम से पढ़ते चलते हैं। डीमेरिट्स क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोकल रिसोर्स। हमारे देश के रिसोर्सेज को ही तो एक्सप्लॉइट करने के लिए आ रही है विदेशी कंपनी, तो कहीं ना कहीं हमारे ही रिसोर्स वेस्ट होने वाले हैं। मोनोपोली पावर, कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पूरे देश को ओवरटेक कर सकती हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सोच ले कि हमको इंडिया को तबाह करना है, तो वो जीमेल बंद कर देगा और हमारे देश तबाह हो सकता है भाई, कोई कुछ नहीं चलेगा, हमारे देश के पास नहीं है। तो इतनी बड़ी मोनोपोली हो जाती है जिससे दूसरी कंट्री को इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, अगर मोनोपोली बन जाएंगे तो हम कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाते हैं, ज्यादा पैसे उनसे चार्ज करने लग जाते हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लिए तो नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं और दूसरे लोगों को बेकार और पुरानी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी ही देती हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगर पावरफुल कंपनीज आ जाती हैं किसी भी देश के अंदर, इनके पास बहुत पैसा है, वो उस देश की पॉलिटिक्स को चेंज करने लग जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देन कंपैरिजन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बढ़िया बढ़िया हमारा टॉपिक यहां पर आकर खत्म होता है बच्चापाड़ी, एंड दिस इज इट फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 8। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। अगला चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 9। विश यू लक।